हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अनुराग फ्रॉम ARG सिग्नल्स। तो आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। इट इज़ 2 AM 19 अक्टूबर। तो जब भी समय मिल पाया तो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज कुछ सेक्टर्स मैं आप सभी के साथ में मैं डिस्कस करूँगा। पिछले काफ़ी समय से मैं कुछ सेक्टर्स में बाय पोस्ट कर रहा हूँ, जैसे कि फार्मा इंडेक्स, रियलिटी इंडेक्स और प्राइवेट बैंकिंग इंडेक्स जो हैं वो मेरे फेवरेट इंडेक्सेस हैं राइट नाउ इन्वेस्ट करने के लिए। तो बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने मुझे पूछा है कि मैं इन 3 सेक्टर्स में क्यों बुलिश हूँ, तो मैं आप सभी के साथ में वो शेयर करने वाला हूँ आज। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बैंक निफ्टी की बात करूँगा। देखिए, बैंक निफ्टी में एक राइजिंग वेज का एक पैटर्न बना हुआ है, ठीक है, जो कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसको, दिस वाज द फर्स्ट रेजिस्टेंस अक्टूबर 2021। मैंने वीकली चार्ट ले रखा है। फिर उसके बाद में यहाँ पे उसने एक अगेन यहाँ पर दिसंबर 22 में एक और अगेन हाई बनाया यहाँ पर। फिर उसके बाद वहाँ से वापस नीचे आया। फिर उसके बाद में इसने आके ऊपर राइजिंग वेज का जो अपर रेजिस्टेंस था उसको वीकली टाइम फ्रेम पे इसने ब्रेक कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और अभी उसके बाद में ये कंसोलिडेशन का फेज़ चल रहा है यहाँ पर। और अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी की प्राइस जो है इस वेज के एकदम सपोर्ट लेवल पे है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैंने अपने पिछले कुछ वीडियो में और मेरी ट्विटर पोस्ट के ऊपर मैंने पोस्ट किया था कि जब तक बैंक निफ्टी स्पॉट 43,300 के नीचे वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर क्लोज नहीं देती है, यानी कि 43,300 के नीचे वीकली क्लोजिंग देना चाहिए बैंक निफ्टी को, तब जाके हमारा सेलिंग कंफर्म होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक पॉइंट नोट कीजिए आप। सबसे पहली कंडीशन है 43,300 के नीचे बैंक निफ्टी क्लोज देनी चाहिए। सपोज़ कीजिए इसने क्लोज दे दिया इस वीक, सपोज फॉर एग्ज़ाम्पल, तो हमारा क्या होगा, वो कंफर्मेशन होगा कि मतलब अभी ये ब्रीच हो गया है हमारा लेवल। लेकिन हम सेल कब करेंगे? हम इस ब्रेकडाउन कैंडल के नीचे जब बैंक निफ्टी एक और वीकली क्लोज देगा, तब हम लोग वहाँ पर हमारी सेलिंग पोजीशन बनाएंगे। यहाँ पर हमारा अभी कंफर्मेशन होगा इन केस अगर बैंक निफ्टी 43,300 ब्रेक करती है तो वीकली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो सबसे पहली कंडीशन मैंने आपको बता दी। कंफर्मेशन के बाद में हम वेट करेंगे कि जो वीकली कैंडल जो ब्रेकडाउन देगी उसके नीचे जब तक बैंक निफ्टी ट्रेड नहीं करती तब तक हम हमारी पोजीशन सेल साइड की नहीं बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि मार्केट में अभी मैं आपको कुछ स्टॉक्स भी शेयर करूंगा, सेक्टर्स भी मैं आपसे शेयर करूंगा कि क्यों मेरा व्यू जो है वो बुलिश है इनको लेके। तो अभी बैंक निफ्टी की बात हुई, तो बैंक निफ्टी के साथ साथ देखिए PSU बैंक्स मैंने बहुत लंबे समय पहले, यानी कि जब इसने ये वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर 4620 का जो लेवल है, वैसे मैं बहुत पहले से बाय डालता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो सबसे पहले तो इसने दिसंबर 19 का जो सॉरी नवंबर 19 का लो ब्रेक किया था, तभी से मैं यहाँ पर ही इसी जगह से, मतलब पिछले 2 साल से मैं PSU बैंक्स में मैं बुलिश हूँ। और अभी जाके मतलब आप देखेंगे तो इसने अपना, मैं एक बार मंथली टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर रहा हूँ, अगर आप देखेंगे इसने अपने ऑल टाइम हाई को, जो कि नवंबर 2010 का हाई है, उसको इसने यहाँ पर टच किया। और इनफैक्ट डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो इसने क्लोजिंग भी दी है। ये हमारा 2010 का जो हाई था वो यहाँ पर एक्चुअली प्रॉपरली डेली टाइम फ्रेम में नज़र नहीं आ रहा है, बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम पे इसने यहाँ पर क्लोजिंग भी दी है, यानी कि PSU बैंक इंडेक्स ने अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर क्लोजिंग दी है, बट वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर वो नहीं क्लोज़ कर पाया और नीचे आ गया वहीं से। तो हो सकता है कि यहाँ से एक पॉज आ जाए PSU बैंक्स में, ठीक है। तो बैंक निफ्टी की जो रैली थी वो PSU बैंक्स के कारण थी, लेकिन साथ साथ हम प्राइवेट बैंक्स को देखते हैं अब यहाँ पर। अब आप देखिए प्राइवेट बैंक्स में भी यहाँ पर क्या सिचुएशन बनी हुई है। एक बार के लिए मैं कुछ जो चार्ट्स हैं उनको रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा और क्लियरिटी नज़र आए। एक सेकेंड, एक बार के लिए मैं उसको रिमूव कर देता हूँ। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर भी एक सिमिलर स्ट्रक्चर बना हुआ है, जैसा बैंक निफ्टी ने बनाया है उसी तरह का स्ट्रक्चर जो है वो
प्राइवेट बैंक्स में भी बना हुआ है। ये देखिए यहाँ पर भी इसने सेम जो बैंक निफ्टी के अंदर चार्ट पैटर्न बना हुआ था, सेम वो पैटर्न प्राइवेट बैंकिंग्स में भी बना हुआ है। 2021 में इसने हाई बनाया, फिर इसने यहाँ पर 21 अक्टूबर में ही प्राइवेट बैंक ने ब्रेक करने की कोशिश की अपर बाउंड्री, बट ब्रेक नहीं कर पाया और एक ये बड़ी इसने एक रेड कैंडल यहाँ पर बना दी, साथ साथ ये बियरिश एंगल्फिंग भी बना दिया इसने, उसके बाद नीचे आ गया। फिर अगेन यहाँ पर इसने आके दिसंबर 2022 में इसने इस लेवल को ब्रीच किया। अगर आप देखेंगे इस लेवल को, ये जो इतनी बड़ी रेड कैंडल जो इसने एक वीकली टाइम फ्रेम पे फॉर्म की थी, इसको यहाँ पर उसने वीकली ब्रीच किया एंड अगेन उसके बाद में एक नीचे फॉल आ गई, ठीक है। फिर उसके बाद में अगेन यहाँ पर आप देखिए इसने वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जो ये एक यहाँ पर भी एक बहुत अच्छा वैज पैटर्न फॉर्म हो रहा है, ये देखिए यहाँ पर भी एक वैज पैटर्न फॉर्म हो रहा है, ठीक है, बट अभी वो अपनी लोअर बाउंड्री से बहुत दूर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब जो फर्दर रैली जो बैंक निफ्टी में एक्सपेक्ट मैं कर रहा हूँ, वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ प्राइवेट बैंक्स के अंदर ज़्यादा, कि अब प्राइवेट बैंक्स जो हैं वो बैंक निफ्टी को लीड करना चाहिए। अभी कुछ नेगेटिव न्यूज़ेज़ हैं मार्केट में, जो इज़राइल और पैलेस्टीन के बीच में जो वॉर चल रही है उसके कारण लोग बहुत ज़्यादा फियरफुल हो रखे हैं। तो देखिए यहाँ पर मेरा मानना है कि ट्रेडर्स को क्लियर माइंडसेट के साथ ट्रेडिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डर रहे हैं तो या तो आप ट्रेडिंग ही मत कीजिए, ठीक है, बट आप कभी बाय का पोजीशन बना रहे हैं, कभी आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि अरे यार वॉर हो रही है तो मार्केट कहीं नीचे तो नहीं आ जाएगी, तो इस ड्यूअल माइंडसेट के साथ में आप मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते। तो या तो आप उतनी ही पोजीशन बनाइए कि अगर आपके फेवर में मार्केट नहीं जाती है और अगर आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो उससे होने वाले नुकसान से आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़े, ठीक है, बट आपको एक साइड में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो जब तक आपका स्टॉप लॉस नहीं ट्रिगर होता आप उस पोजीशन को मेंटेन कीजिए, फिर चाहे कोई भी कितनी भी बुरी खबर क्यों ना आ जाए, ठीक है। यहाँ पर देखिए मेरा ये मानना है कि मैंने अभी प्रीवियसली जो मेरा एक ट्रेड मैंने पोस्ट किया था प्राइवेट बैंकिंग्स के अंदर, उसमें यहाँ पर इस जगह पे पहले मैंने अपना स्टॉप लॉस ये दिया था 22,700 का, ठीक है। जब ये ब्रेकआउट हुआ था ये वाली कैंडल, तब मैंने बाय पोस्ट किया था और मैंने ये 22,700 का मैंने एसएल दिया था, जिसको इसने वीकली टाइम फ्रेम पे ब्रीच कर दिया, मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ। बट अगेन जब इसने ये वाली वीकली कैंडल क्लोज दी, अगेन यहाँ से क्लोजिंग देने के बाद में जब ये नेक्स्ट वीक वापस से ऊपर क्लोज हुई, तो मैंने अगेन अपना स्टांस चेंज किया, मैंने ट्विटर पे भी पोस्ट किया था अगेन बाय करो, और मैंने अपना स्टॉप लॉस अपडेट किया 22,550 का, ठीक है, इसी वीकली कैंडल का लो, ठीक है। बट अभी मैं चूँकि अब हमको मार्केट के अकॉर्डिंग हमारा स्टांस थोड़ा सा बदलना पड़ता है, तो राइट नाउ जो मेरा स्टॉप लॉस है प्राइवेट बैंकिंग्स के लिए वो 22,150 का लेवल है। पहले मैंने 550 का लेवल दिया था, अभी मेरा 150 का लेवल है। तो जब तक 150 के लेवल के नीचे 150 के नीचे प्राइवेट बैंकिंग इंडेक्स नहीं क्लोज देता है वीकली टाइम फ्रेम पे, तब तक आपको किसी तरह का चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए मैं प्राइवेट बैंक्स में क्यों बुलिश हूँ, क्योंकि यहाँ पर इसने ये एक मेजर मतलब देखिए वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर किसी प्रीवियस हाई को ब्रेक करके क्लोजिंग देना और कंजिक्यूटिवली 4 हफ्ते तक उसके ऊपर ट्रेड करना इज़ अ सफिशिएंट टाइम। उसने फिर क्या किया, यहाँ पे जब बाय क्रिएट हुई होगी तो यहाँ से वापस नीचे आके लोगों को फिर पैनिक कर दिया और उसके बाद में इसने अगेन अप मूव दिया, ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि अभी यहाँ से एक शार्प अप मूव मिलना चाहिए। मार्केट में एक फियरफुल एटमॉस्फेयर बना हुआ है, तो मुझे लगता है कि दिस इज़ द बेस्ट प्लेस टू इन्वेस्ट इन प्राइवेट बैंकिंग इंडेक्स, ठीक है। ये मेरा बैंक निफ्टी और प्राइवेट बैंकिंग इंडेक्स में मेरा व्यू ये है, ठीक है। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ, प्राइवेट बैंकिंग इंडेक्स का जो लेवल है वो है 22,150 का, एंड बैंक निफ्टी का जो मेरा स्टॉप लॉस है वो है 43,300 का, ठीक है। पहले मैंने ये स्टॉप लॉस दिया था 43,600 के नीचे, बट अभी इस कैंडल के नीचे का 43,300 के नीचे वीकली टाइम फ्रेम पे क्लोज देना चाहिए। तो क्या होगा कि देखिए ये जो राइजिंग वेज का पैटर्न है वो भी ब्रीच हो जाएगा, साथ साथ हमारा प्रीवियस लेवल भी सपोर्ट भी ब्रीच हो जाएगा। तो यहाँ पर एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, क्योंकि नेक्स्ट सपोर्ट फिर सीधा 38,500 के अराउंड ही है बैंक निफ्टी को, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप कि आपको मेरा
बैंक निफ्टी और प्राइवेट बैंक इंडेक्स में जो मेरा व्यू है वो क्लियर हो गया होगा। अभी हम बात करते हैं फार्मा इंडेक्स की कि फार्मा इंडेक्स में मैं क्यों बुलिश हूँ। देखिए, फार्मा इंडेक्स के लिए हमें चलना पड़ेगा इसके मंथली टाइम फ्रेम पे। एक बार मैं रिमूव कर देता हूँ। देखिए, फार्मा इंडेक्स का जो प्रीवियस हाई था वो था 2015, अप्रैल 2015 में फार्मा इंडेक्स का हाई था 14,020.70 का, ठीक है, जिसको इसने ब्रीच किया यहाँ पर मई 2021 में, यानी आफ्टर ऑलमोस्ट 6 ईयर्स बाद इसने अपना ऑल टाइम हाई ब्रीच किया। तो मेरा बाय यहीं पे क्रिएट हो गया था फार्मा के अंदर। मैंने उसी समय जो फार्मा ETF है, फार्मा 20 है, वो मैंने बाय डाला था। और वो भी जब क्या हुआ कि देखिए उसके बाद में ये मंथली टाइम फ्रेम है, मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम डेट देखें तो कितने महीने ये कॉन्सोलिडेट हुआ। देखिए, ये करीब 667 डेज़ कॉन्सोलिडेट हुआ, यानी ऑलमोस्ट मतलब 2 ईयर्स, मतलब 1 साल और 10 महीने तक ये कॉन्सोलिडेट हुआ। इसीलिए मैंने फार्मा ETF रिकमेंड किया था, क्योंकि वो क्या होता है कि आप एवरी मंथली SIP कर सकते हैं उसमें एक इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसके बाद जब यहाँ से वो वापस ऑल टाइम हाई ब्रीच किया तो वो आपको अच्छा गेन दे रही थी। मैंने करीब 11.5 या 12 रुपये के आसपास मैंने रिकमेंड किया था। उसके बाद ये 16-17 रुपये तक जाके अभी वापस शायद 15 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, या आई थिंक शायद 16 के अराउंड ही ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो देखिए, मैं इसमें बुलिश क्यों हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। इसने यहाँ पर ब्रीच किया, उसके बाद में एक कंसोलिडेशन का फेज़ आया, और अगेन अभी इसने आके, आप अगर देखेंगे तो इसने यहाँ अपना मंथली जो लेवल था वो यहाँ पर जुलाई मंथ में ही ब्रेक कर दिया है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही हाइपर बुलिशनेस का इंडिकेशन है जब कोई भी स्टॉक इस तरह से करता है कि अपने प्रीवियस हाई को तोड़ता है, फिर थोड़ा ऊपर जाता है, फिर वापस वहाँ से नीचे आके जो बायर्स होते हैं उनके अंदर फियर क्रिएट करता है, उनसे अपना पोजीशन एग्जिट करवा देता है डर के अंदर, और फिर अगेन वहाँ से ऊपर शूट आउट हो जाता है, ठीक है। ये बहुत ही एक टिपिकल पैटर्न है जो मैंने वॉच किया है मार्केट के अंदर। तो मेरे हिसाब से जो फार्मा इंडेक्स है वो बेसिकली मुझे लगता है कि तकरीबन ये जो रेंज है, जो जिसको हम रेंज ब्रेकआउट बोलते हैं, रेंज ब्रेकआउट हमारी यहाँ पर फुलफ़िल हो रही है इसमें। और अभी हम देखें कि क्या रेंज है। फार्मा इंडेक्स का जो टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अकॉर्डिंग जो टारगेट बन रहा है वो 21,000 का बन रहा है। और अगर हम यहाँ से कितना परसेंट का गेन दे सकता है फार्मा इंडेक्स, तो तकरीबन 42% का जो राइज़ है वो मैं फार्मा इंडेक्स में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। देखिए, मार्केट में चाहे कैसी भी सिचुएशन है, बट चार्ट हमें यहाँ पर कुछ और ही इंडिकेशन दे रहे हैं, ठीक है। और हम कभी भी फंडामेंटली हम किसी भी स्टॉक को ट्रेड नहीं कर सकते हैं, हमें चार्ट की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। हम हमारी पोजीशन, अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फार्मा इंडेक्स मार्च मंथ से कंटिन्यूसली अगस्त मंथ तक 35.74% का राइज़ दिया है फार्मा इंडेक्स ने, ठीक है। तो ये एक अगर राइजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक बहुत बड़ा राइज़ है। तो ऐसा भी हो सकता है कि जैसे यहाँ पर 2 साल का एक कंसोलिडेशन फेज़ आ गया, उसी तरह से फिर से यहाँ पर 2-3-4 महीने का एक कंसोलिडेशन फेज़ आ जाए, क्योंकि हो सकता है कि ये 14,000 तक भी इंडेक्स आ जाए, ठीक है। बट अभी आपका जो स्टॉप लॉस है, जो 42% की गेन के लिए जो आपका स्टॉप लॉस है वो रहेगा तो 11,500 के आसपास का ही, ठीक है। आपका टारगेट रहेगा 21,800, मतलब फिर ये कहीं पे भी जा सकता है। 21,843 जैसे पैटर्न टारगेट है, तो ये 23,000 25,000 तक भी जा सकता है। फार्मा इंडेक्स एक नई तेज़ी बन जाएगी यहाँ पर। बट आपका जो स्टॉप लॉस है वो आपका 11,500 का ही रहेगा। इसको आप याद रख के और फार्मा इंडेक्स में आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा मेरी एडवाइस पे। वैसे ये मैं आपको ये भी क्लियर कर दूँ, मैं कि सेबी रजिस्टर्ड में टेक्निकल एनालिस्ट नहीं हूँ। ये व्यूज़ जो हैं ये मैं जो भी आपको शेयर कर रहा हूँ, इससे मैं पर्सनल खुद की ट्रेडिंग कर रहा हूँ। तो आप इसको एजुकेशनल पर्पस से ही लीजिए। और अगर आप किसी भी तरह की कोई फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपने एडवाइज़र से पूछ कर ही आप कीजिए, जो रजिस्टर्ड टेक्निकल एनालिस्ट हो। ये मेरा पर्सनल व्यू है जो मैं अपनी खुद की ट्रेडिंग में यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरा फार्मा का व्यू है। अब उसके बाद में हम चलते हैं रियलिटी इंडेक्स की तरफ। देखिए, रियलिटी इंडेक्स में
आई एम मतलब सबसे ज़्यादा बुलिश जिस सेक्टर में मैं हूँ वो है रियलिटी इंडेक्स। मतलब इतना बड़ा ब्रेकआउट, इतना गोल्डन अपॉर्चुनिटी मैंने कभी नहीं देखी। मतलब वंस इन लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मैं जिसको कहता हूँ, जिसको आप राइट टाइम पे ट्रैक कर पाएँ, ठीक है। एक राउंडिंग बॉटम जो है इसमें फॉर्म हुआ है। साथ साथ अगर आप देखेंगे मैंने मंथली टाइम फ्रेम ओपन कर रखा है। मैं एक बार ये सब कुछ हटा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा और क्लियरली आपको देखने में हेल्प मिले। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 2010 का अक्टूबर 2010 का लेवल इसने देखिए यहाँ पर अक्टूबर 2021 में भी ब्रीच करने की कोशिश की, बट वो ब्रीच नहीं कर पाया। और यहाँ पर आप देखिए जुलाई 23 में मैंने ट्विटर पे भी पोस्ट किया है, बहुत बार पोस्ट किया है रियलिटी इंडेक्स के बारे में। आप मेरी ट्विटर प्रोफाइल जो है उसको आप प्लीज़ एक बार चेक कीजिए। मेरा जो प्रोफाइल एड्रेस है इट इज़ विजिबल बियर, आप उसको प्लीज़ एक बार रिव्यू कीजिए। इसमें मैंने रियलिटी इंडेक्स के ऊपर मैंने बहुत बार पोस्ट किया। आप देखिए यहाँ पर ये मैंने सितंबर 25 को भी मैंने पोस्ट किया था कि 561 चल रहा है, 515 का स्टॉप लॉस है, 1000 का टारगेट है। मैंने DLF, लोढ़ा, IB रियल एस्टेट, शोभा, महिंद्रा लाइफ, ये मैंने पोस्ट किए थे। मेरे सेलेक्टेड स्टॉक्स जो थे, क्यों थे वो अब मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर करीबन 13 इयर्स का ब्रेकआउट है। उसके साथ साथ इसने यहाँ पर एक कप एंड हैंडल भी बनाया, बहुत बड़ा कप एंड हैंडल है। मतलब ये इतना बड़ा ब्रेकआउट है, दिस इज़ द बेस्ट इंडेक्स फॉर एनी इन्वेस्टमेंट, ये मेरा पर्सनल व्यू है। और मिनिमम जो इसका फर्स्ट टारगेट जो है मैं उसको जो मान रहा हूँ वो है, इट इज़ बेसिकली मतलब 43% का गेन जो है वो मैं इसमें सीधा सीधा देखता हूँ, ठीक है। यानी कि अभी इसका प्राइस चल, मैंने वैसे आपको मैंने बता ही दिया 561। वैसे मैं इसको बहुत पहले से ही बाय डाल रहा हूँ। जब ये इसने मंथली टाइम फ्रेम पे जब इसने ये लेवल इसने ब्रीच किया था, मैंने बोला था कि जो भी डिप आए उसमें बाय करने के लिए। मेरे को याद है मैंने 521 एग्जैक्ट जो ये बॉटम है इसका, क्यों, क्योंकि ये मंथली कैंडल का भी आप लोग देखिए 518.40 का लो है। मैंने एग्जैक्टली यहीं पर इसके लोएस्ट प्राइस पे मैंने पोस्ट किया था अपने ग्रुप्स में कि दिस इज़ बेस्ट प्लेस टू इन्वेस्ट इन रियलिटी स्टॉक्स, ठीक है। उसके बाद में DLF वहाँ से तकरीबन अच्छा खासा बढ़ भी गया है। लगभग मैंने स्पेशली मैंने पोस्ट किया था कि 2 स्टॉक्स मैंने पोस्ट किए थे जिसमें मैंने कहा था कि मैं मतलब करीब दोनों स्टॉक में 1-1 लाख से ऊपर का गेन एक्सपेक्ट करता हूँ। तो मैं आपको एक बार वो मैं आपको पोस्ट दिखा भी देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा वीडियो हो सकता है कि आपको लंबा लगे, बट ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो आप इसको प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखिए और गौर से देखिए, बिल्कुल भी स्किप करके मत देखना। अदरवाइज़ आप हो सकता है कि आपको इसमें कुछ चीज़ हेल्पफुल निकल जाए जो आपको देखिए यहाँ पर भी मैंने फिर 9 अगस्त को भी मैंने पोस्ट किया था, सितंबर में भी किया था, 9 अगस्त को भी किया था जब 541 का प्राइस था रियलिटी का। फिर उसके बाद में ये देखिए यहाँ पर अच्छा ओके PNB है ये। DLF का मैं आपके साथ अभी शेयर कर लेता हूँ। ये देखिए मैंने 5 सितंबर को पोस्ट किया था, माय हॉट लिस्ट फॉर गेन अबाउ 2-3 लाख पर्सनली बॉट फ्यूचर। ये सितंबर 5 की बात है। तो अगर मैं आपको ये तो अभी देखिए मैंने आपको रियलिटी इंडेक्स का बता दिया कि मेरा टारगेट जो इनिशियल टारगेट है वो 542 यानी ऑलमोस्ट यहाँ से लगभग डबल हो ही जाएगा। तो आप सोचिए कि रियलिटी स्टॉक्स कहाँ जाएंगे। अब हम DLF का चार्ट देखते हैं तो DLF में भी देखिए DLF तो एकदम क्लियर पिक्चर है, मतलब इससे क्लियरर चार्ट तो मुझे नहीं लगता कि और कोई हो सकता है, ठीक है। ये आप देखिए इतनी बड़ी कैंडल 2009 की जिसका हाई है 520 रुपये का, उसको यहाँ पर इसने अभी पिछले महीने सितंबर मंथ में ब्रेक किया था। देखिए 531 का इसने क्लोजिंग दिया। उसके बाद में इसने यहाँ पे लो बनाया, देखिए कितने 515 रुपये 75 पैसे का। अभी हम चलते हैं, मैंने जिस डेट को पोस्ट किया था 5 सितंबर को क्या प्राइस था। ये देखिए 5 सितंबर को इसका प्राइस क्या है, 521 रुपीज़ का इसने क्लोज़ दिया है, ठीक है। यही इसका ब्रेकआउट था और यहाँ से इसने हाई बनाया है 576 रुपीज़ का, यानी कि 10% आपको यानी 55 रुपये जो है वो DLF बढ़ गया है वहाँ से, ठीक है। और आप इसका लॉट साइज़ भी आप इसका चेक कर लेंगे तो आपको
दिख जाएगा कि मैंने पोस्ट किया था कि एटलीस्ट 2-3 लाख का आपको प्रॉफिट हो सकता है। एक तो DLF था और एक पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। तो फ्रेंड्स, रियलिटी इंडेक्स में मैंने आपको बता दिया कि क्यों मैं हाइपर बुलिश हूँ। मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर इतना बड़ा ब्रेकआउट है कि मतलब आई कांट, मतलब ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चार्ट है, तो आप खुद इसको देख सकते हैं कि ये कहाँ जा सकता है। पूरा स्पेस ओपन है ऊपर, ठीक है। उसके साथ साथ कुछ PSU बैंक्स में भी मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ। अगर हम PNB बैंक को देखें, मैंने वैसे PNB के लिए भी मैंने एक पिछले वीडियो में ही पोस्ट किया था कि PNB अगर आपको गिरावट, देखिए अभी पैनिक का टाइम है, अगर पैनिक क्रिएट होता है और अगर पंजाब नेशनल बैंक अगर आपको 65 रुपीज़ से 70 रुपीज़ के बीच में कहीं पे भी मिलता है, मेरा मानना है इट विल बी द बेस्ट इन्वेस्टमेंट फॉर कमिंग मंथ्स। और यहाँ से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो रैली होनी चाहिए वो बहुत शार्प होनी चाहिए, क्योंकि अभी अक्टूबर चल रहा है और उसके बाद में इलेक्शन में करीब 5-6 महीने का ड्यूरेशन रहेगा। तो आई थिंक कि अभी सब लोग बहुत ज़्यादा फियरफुल हो रखे हैं, तो डर रहे हैं सब। तो हो सकता है कि ऑपरेटर्स जो हैं, जो इस मार्केट को मैनेज कर रहे हैं, वो क्योंकि फंडामेंटली मार्केट में मैं तेज़ी नहीं देखता हूँ, बट टेक्निकली मार्केट में बहुत हाइपर बुलिशनेस दिख रही है। तो हो सकता है कि जो शॉर्टर्स हैं उनको ये मार्केट एक बार के लिए बहुत बुरी तरह से ट्रैप करे। उसका रीज़न भी मैंने पिछले वीडियो में शेयर किया था कि ऐसा क्यों हो सकता है, ठीक है। ये थोड़ी सी जो थ्योरी है वो थोड़ी कॉन्ट्रा थ्योरी है कि जब कुछ भी चीज़ आपको सामने विजिबल है, आपको चीज़ कि यार मार्केट ऊपर क्यों जाएगा, आपको लगता है कि यार मार्केट ऊपर जा ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी मार्केट ऊपर ही जाया जा रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली ऐसी सिचुएशन में शॉर्टर्स, या फॉर एग्जांपल जब मार्केट गिरता है तब क्या होता है, खूब लोग ख़रीदने के लिए आ जाते हैं, तो उस समय बायर्स ट्रैप होते हैं, अभी सेलर्स ट्रैप हो रहे हैं। तो वो सेलर्स की ट्रैपिंग तब तक चलती रहेगी जब तक सेलर्स मार्केट में शॉर्ट की पोजीशन बनाते जा रहे हैं, ठीक है। और अभी यही स्थिति चल रही है मेरे को लग रहा है, क्योंकि सब लोगों का व्यू बहुत बियरिश है। मैं जैसे ही मार्केट अभी आज फॉर एग्जांपल 140 निफ्टी गिरी तो मार्केट में क्रैश होने लग जाता है। तो ये सिम्टम्स है कि वो मार्केट को एक शार्प रैली दे सकते हैं। ऑल्दो कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ी सी मतलब चिंताजनक भी हैं, जैसे कि गोल्ड का वापस राइज़ होना, बट गिरने का रीज़न भी समझ में नहीं आया था, और वापस बढ़ने का रीज़न जो है वो अभी वॉर को बताया जाता है। तो कुछ क्लियरिटी नहीं है। वैसे मेरा व्यू जो है वो गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर भी मैंने ट्विटर के ऊपर कई बार पोस्ट किया है। अगर आप गोल्ड का चार्ट देखेंगे तो गोल्ड ने भी अपना मतलब सितंबर 2011 का हाई यहाँ पर जुलाई 2020 में ब्रीच कर दिया था। उसके बाद में अभी ये जो पूरा आप 3 साल का ड्यूरेशन देख रहे हैं, यानी कि आप सोचिए जुलाई 2020 से जुलाई 2023 निकल चुका है। 3 साल से गोल्ड इज़ कंसोलिडेटिंग। मेरा जो गोल्ड का टारगेट है इट इज़ अराउंड $2800 का टारगेट है गोल्ड का। बहुत परफेक्ट आप यहाँ देख सकते हैं, अगेन यहाँ पर कप एंड हैंडल बना हुआ है, ठीक है। तो खैर ये एक बहुत जनरल व्यू मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैंने पर्सनली वैसे गोल्ड एंड सिल्वर बाय डाल रखा है, बहुत बार पोस्ट भी किया है ट्विटर पे। फिज़िकल गोल्ड लेने के लिए मैंने बहुत बार पोस्ट किया है, बट आज हम गोल्ड सिल्वर की बात नहीं करके सिर्फ अब इक्विटी की बात कर रहे हैं। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी कि मैं क्यों बुलिश हूँ फार्मा, रियलिटी और प्राइवेट बैंक इंडेक्स में, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि निफ्टी नीचे आ जाए लेकिन बैंक निफ्टी ज़्यादा नीचे ना आए, क्योंकि निफ्टी के लिए अगर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो निफ्टी को बढ़ाते हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तो हो सकता है कि उनमें एक पॉज आ जाए। वैसे मैं निफ्टी का भी व्यू शेयर कर लेता हूँ आपके साथ में। देखिए निफ्टी में मेरे जो एक ही सिंपल आपको खुद को चार्ट देख के चीज़ विजिबल है क्लियरली, ये दिस इज़ द ओनली लेवल 19,200 का राउंड फिगर में हम लें स्पॉट का, तो बहुत लोगों ने 19,200 का लेवल बहुत बार पोस्ट किया है वीकली टाइम फ्रेम पे। मैं मानता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये ब्रीच होता है तो थोड़ा हो सकता है कि मार्केट में थोड़ा सा पैनिक आ जाए, बट नेक्स्ट सपोर्ट जो इसको मिलेगा निफ्टी को फिर उसके बाद में 18,600 के अराउंड ही है। तो ये दो लेवल्स आप ध्यान रखिए, एक तो निफ्टी का ये वाला लेवल और बैंक निफ्टी का 43,300 का लेवल वीकली टाइम फ्रेम पे,
ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आई थिंक वीडियो मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, बट आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी, मेरा ये मानना है। तो अगर आपको मेरे वीडियोस से अगर किसी भी तरह की ट्रेडिंग में हेल्प मिलती है, इन्वेस्टमेंट में हेल्प मिलती है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और आप अपने फ्रेंड सर्कल में अगर आपको लगता है कि ये वीडियो शेयर करने से कोई हेल्प मिलेगी तो प्लीज़ आप वो भी कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, गुड नाइट।